हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, और इन तीनों का एक साथ रिलेशन भी देखने वाले हैं और इसके प्रूफ करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल होने वाला है। और ये जो लेक्चर है इसमें जो प्रूफ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी, और इसके फॉर्मूला जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बेसिक क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग करंट डेंसिटी। तो सुंदर सा हेडिंग डालिए, करंट डेंसिटी। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि करंट जो होता है एरिया का प्रॉपर्टी होता है और करंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली करंट डेंसिटी पढ़ते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई लाइन चार्ज है और इस पे चार्ज Q है और इसका लेंथ L है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं क्या, Q बाई लेंथ, है ना। Q बाई चार्ज बाई क्या करते हैं हम लोग, लेंथ डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा डिस्क है, ठीक है, और डिस्क का एरिया A है और ये चार्ज Q से बना हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, Q बाई एरिया से डिफाइन कर देंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें पता है कि करंट जो होता है ना किस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो डेफिनेटली करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, करंट बाई एरिया, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया है DA और यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है वो DI फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये छोटे से एरिया में छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे J जो होगा इसमें करंट डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, DI बाई DA हो जाएगा, DI बाई DA हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए दूसरा केस अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि इस बार ये एरिया ऐसे मैंने ले लिया, मतलब एरिया वेक्टर इधर की तरफ चला गया, एन कैप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी तो होता है ना, ठीक है। और ये करंट वैसी जैसे था पहले वाले केस में, DI ऐसे और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस बार भी हमने क्या छोटा सा वही एरिया लिया है, DA लिया है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग J लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, DI बाई DA कॉस थीटा लिखते हैं, DI बाई DA कॉस थीटा लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर करंट के परपेंडिकुलर में एरिया है तो करंट बाई एरिया लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन करंट और एरिया वेक्टर में कुछ अगर एंगल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग DI बाई DA कॉस थीटा लिखते हैं। ये हुआ हमारा करंट डेंसिटी। और अगर इसको हम लोग मॉडिफाई करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि DI जो होगा J इंटू DA हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, DI जो होगा J इंटू DA कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो होगा जनरल फॉर्मूला होगा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला क्या होगा, स्पेशली जब करंट ये एरिया जो है सरफेस एरिया जो है करंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ही जनरल फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि DI इज, देखो तो यहाँ पे J DA कॉस थीटा है ना, हमने यहाँ ऐसा कुछ देखा है ना। देखो तो AB cos थीटा तो क्या लिखते हैं हम लोग, A डॉट B लिखते हैं। यहाँ पे J DA cos थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं J डॉट DA लिख सकते हैं, है ना, J डॉट DA लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बात हमें पता चला कि J जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब करंट डेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास करंट डेंसिटी एक नया क्वांटिटी आया है तो हमें पढ़ना चाहिए कि इसका यूनिट, डायमेंशन और नेचर क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसका यूनिट, डायमेंशन, नेचर। देखिए करंट डेंसिटी का जो यूनिट होगा, करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, करंट बाई एरिया है ना, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और इसका डायमेंशन क्या होगा जी, J का डायमेंशन। तो J का डायमेंशन क्या होगा, देखो तो करंट बाई मीटर स्क्वायर है तो हम लोग कहेंगे IL टू द पावर -2। मैंने करंट का डायमेंशन मैंने I ही ले लिया है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है, खराब है कि अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि नेचर का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं जी, नेचर स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो हमें क्या पता चला कि करंट डेंसिटी जो होगा ना वो क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। अब बात यह है कि ये करंट डेंसिटी वेक्टर है तो इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो करंट का जो डायरेक्शन करंट का होता है वही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा जी, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही मस्त बात हम लोग को देखने को मिला कि करंट जो होता है ना, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और देखो यहाँ पे करंट स्केलर का यहाँ पे एक और कॉज मिल रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है ना। तो देखो तो दो वेक्टर का करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, करंट क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि स्केलर क्यों होता है इसको डिटेल नॉलेज हमने पहले लेक्चर में बताया, लेकिन मतलब ये भी एक क्या है, एक एडिशनल कॉज है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो हमें कैलकुलेट करना है करंट और करंट डेंसिटी दिया हुआ है, तो मैंने बोला आपको कि डी आई इज वॉट, जे डॉट डी ए लिखा, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऐसा कुछ बात नहीं कि नई चीज़ है ये, ठीक है ना। पहले भी हम लोग ऐसी क्वांटिटीज देखे हैं, जैसे मान लो आप 11th की बात करो तो वर्क डन जो होता है ना, एफ डॉट एस होता है ना, एफ डॉट एस होता है, ठीक है ना। वही अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो फोर्स वेरिएबल होने से हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एस लिखते हैं हम लोग, है ना। और ये क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू लिखते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन आता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर जे वेरिएबल है तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और सोचिए अगर करंट थ्रू आउट द एरिया, करंट डेंसिटी जो है थ्रू आउट द एरिया कांस्टेंट है अगर, तो आप यहाँ पे हम लोग जे डॉट डी ए नहीं लेके हम लोग क्या करते हैं, जे डॉट ए ले लेते हैं हम लोग, है ना, जे डॉट ए ले लेते हैं और यहाँ पे आई डायरेक्ट मिल जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आई इक्वल टू जे डॉट ए डायरेक्टली कर देंगे, और करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है, जे वेरी कर रहा है, एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो रेडियस के साथ वेरी करा सकते हैं हम लोग, है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर होगा तो साइड लेंथ के साथ वेरी करा सकते हैं, हाइट के साथ वेरी करा सकते हैं। डेफिनेटली अगर जे क्या होगा, कुछ फंक्शन हो सकता है, आर का चाहे एक्स का फंक्शन हो सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जे कॉन्स्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कुछ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे करंट का, जब करंट डेंसिटी दिया रहेगा तो। ओके, चलिए आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया है, और इसका साइड लेंथ 2 मीटर है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 60 एम्पियर का। और ये 4 मीटर 2 मीटर इसका क्रॉस सेक्शनल कैसा है जी, तो ये इस एक्चुअली में ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है, ये है। और ये वाला लंबाई 4 है और ये वाला लंबाई 2 है, ठीक है। तो ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। लेकिन ये रेक्टेंगुलर, इस पर ये जो एरिया है ऐसे है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, ये एरिया परपेंडिकुलर टू करंट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आराम से। ये तो कम्प्लीटली क्या है, आसान है। जे इक्वल टू क्या लिखना है हम लोग को, आई बाई एरिया लिखना है। आई कितना है, 10 है, और एरिया कितना होगा इसका, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे करंट डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें करंट डेंसिटी निकालना है तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे क्या है, एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखिए एंगल बना रहा है ये, तो यहाँ पे ये जो करंट है ना, इस सरफेस एरिया के साथ, इस सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। लेकिन हम लोग इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग, है ना। और थीटा क्या होता है जी, एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये है सरफेस, तो एरिया वेक्टर तो कुछ यूँ इस तरह का होगा, दिस इज व्हाट एन कैप, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, दिस इज व्हाट एन कैप, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें तो एंगल कौन सा लिखना चाहिए, 30 डिग्री क्या, नहीं 30 डिग्री नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना है, ये वाला एंगल लिखना है 60 डिग्री। ये कितना एंगल होगा जी, 60 डिग्री होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको देख रहे होंगे तो, है ना। देखो तो ये है सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और ये वाला क्या है, एरिया वेक्टर, ये सरफेस था हमारा, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दिस वन इज 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री। 30 डिग्री कैसे लिख दिया मैंने, तो ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 60 बाई एरिया कितना होगा, 4 × 2, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो 8 हो गया, और इंटू कॉस 60, तो हो जाएगा ये 60 बाई 8 × 1/2, ये 4 हो गया और ये 15 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं करंट डेंसिटी जो होगा 15 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म था, खूब आराम से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं
करंट निकालने का करंट डेंसिटी दिया रहेगा। तो ओके, लिखिए इसको। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले लिया, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो आप कि यहाँ पे जे जो है ना वेरी कर रहा है रेडियल डिस्टेंस आर के साथ। स्मॉल आर क्या दिया हुआ है, रेडियल डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से, ठीक है। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये सर्कुलर एरिया है, रेडियस इसका कैपिटल आर है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर में, मतलब यहाँ पे थीटा वोटा का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है ना, थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जे दिया हुआ है जे नॉट, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करंट निकाल दूंगा कैसे, जे इंटू एरिया करके। जे डॉट ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि जे डॉट डी ए वाला। जे डॉट डी ए कब लगाते हैं, जब वेरिएबल रहेगा। देखो यहाँ पे जे वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जे डॉट डी ए लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, जे इंटू ए कर देंगे। तो जे नॉट इंटू एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। मैं बोलूँगा कि करंट जो है इसमें टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर, जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एम्पियर है, ठीक है ना। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि जे नॉट क्या है, जे नॉट इज करंट पर यूनिट एरिया ना। हम कहते हैं कि जे नॉट जो है करंट पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जे नॉट फ्लो कर रहा है। करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया में करंट कितना है जी, जे नॉट है। तो यहाँ पे कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यूनिटी मेथड लगा लो आप। एक यूनिट एरिया में करंट जे नॉट है तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना होगा, जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलो इसका बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें हम लोग करंट लिखेंगे हम लोग डी आई इक्वल्स टू जे इंटू डी ए लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि थीटा कब लेते हैं, जब सरफेस क्या हो, करंट के साथ कुछ एंगल बनाए, है ना। एरिया वेक्टर जब करंट के साथ कुछ एंगल बनाएगा तब हम लोग जे डी ए कोस थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जे डी ए लेंगे सिर्फ। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जे नॉट आर बाई कैपिटल आर, और डी ए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया क्या है मेरे बाबू, एरिया है सर्कुलर। तो सर्कुलर एरिया होता है, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, डी ए लेते हैं 2 पाई आर डी आर। इस पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 था, आप उसको ज़रूर देखिए। हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं, जब सरफेस रहता है तो उसमें एलिमेंट ये लेते हैं, लाइन रहता है तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो उसमें हम लोग एलिमेंट्री वॉल्यूम कैसे लेते, तो सारा अच्छे से चर्चा किया है। और वो लेक्चर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए नहीं था, वो पूरा का पूरा फिजिक्स के लिए वो लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये वाला फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हमेशा आपको पकड़े रहेगा। इसको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना, ठीक है, और यही ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। हम लोग जानते हैं जिससे ज़्यादा मोहब्बत रहता है वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ज़्यादा है कि नहीं। हाँ खैर, तो हम लोग यहाँ पे डी ए लिख देते हैं, ठीक है। जे नॉट का वैल्यू पुट कर दिया 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो आप इस दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करंट लिख सकते हैं जे नॉट और 2 पाई बाई आर, अंदर में आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया, है ना। जे नॉट 2 पाई बाई आर स्क्वायर डी आर, और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा मेरे बाबू, 0 टू कैपिटल आर, है ना। तो आई लिख सकते हैं जे नॉट 2 पाई बाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। आर क्यूब बाई 3 इसका हो जाएगा ना, अगर लिमिट हम लोग पुट कर दिए तो इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 होगा, और लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर माइनस 0। तो ये यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा आंसर हमारा, करंट जो होगा जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट टोटल करंट थ्रू दिस सरफेस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको वेरिएबल रहेगा तो हम लोग ये वाला चीज़ हम लोग परफॉर्म करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग करंट इंटेंसिटी को हमने देखा, आपको पता है कि इसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करंट ड्यू टू मूविंग स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। कंडक्टर लिया मैंने एल लेंथ का, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो कंडक्टर है तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जी, फ्री होंगे मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम आपसे पूछें एक बेसिक क्वेश्चन कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है, रूम टेम्परेचर की बात करें हम लोग,
तो आंसर है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है तो एक मस्त बेसिक क्वेश्चन बनता है कि हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ा है, करंट का डेफिनेशन ही होता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा जी, करंट होगा। कहने मतलब कि ये है कि एरिया को अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस करता है, नेट चार्ज पार्टिकल अगर एरिया को क्रॉस करता है तो हम बोलेंगे कि करंट होगा, ठीक है ना, करंट होगा डेफिनेटली। तो क्या इसमें करंट होगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, तो क्या इसमें करंट होगा, नहीं होगा करंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, तो रूम टेम्परेचर पे है कंडक्टर, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा होगा, डेफिनेटली मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो क्या इसमें करंट है, नहीं करंट है, करंट है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब कुछ यूँ इस तरह का मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन और यहीं पे आ गया। रेंडमली मूव करने मतलब ये हुआ कि यहाँ से चला, इधर की तरफ बेचारा गया, यहाँ पे टकरा गया। कोई बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, खूब टकराव हो रहा है, खूब मतलब इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं सब, ठीक है ना। तो यहाँ से चला तो यहाँ खड़ाक लड़ गया बेचारा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ से लड़ा तो इसका डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, बेचारा इधर जाने लगा, है ना, इधर जाने लगा तो यहाँ लड़ा, खड़ाक ऐसे आया, है ना। फिर इधर गया बेचारा तो इधर चला गया, फिर इधर आया, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि खड़ाक खड़ाक क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, भटक रहा है बेचारा, उसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि किधर की तरफ हमें मूव करना, बस ऐसे ही रेंडमली मूव कर रहा है, भटका हुआ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नेट चार्ज जो है ना किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा, इधर उधर मूव कर रहा है। और हमने आपको करंट में बेसिक चीज़ बताया है कि अगर कोई एरिया ये है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है तो हम बोलेंगे करंट होगा, ठीक है ना, करंट हुआ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ठीक है ना। लेकिन इस एरिया को एक नेट चार्ज पार्टिकल क्रॉस किया, क्या नेट चार्ज क्रॉस किया, क्या इस एरिया को नहीं क्रॉस किया। इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, और एक इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नेट चार्ज कितना पास किया, 0 पास किया। तो यहाँ पे क्यू नेट क्या है जी, 0 है। सो करंट भी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हमें एक चीज़ सीखने को मिला कि करंट का चार्ज का सिर्फ मोशन ही करंट देगा क्या, सिर्फ चार्ज मोशन में है और वो मोशन कारण करंट आएगा क्या, नहीं। मोशन के साथ साथ एक चार्ज का पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मोशन होना चाहिए। पार्टिकुलर डायरेक्शन में होने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर होगा उसका मोशन तो एक एरिया को क्या होगा, वो क्रॉस करेगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्रॉस करेगा, तब जाके करंट आएगा। यहाँ पे मोशन पे तो है लेकिन नेट चार्ज पास नहीं कर रहा है, घूम तो रहा है, ठीक है ना, लेकिन नेट चार्ज पास नहीं कर रहा है, इसलिए करंट 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली रैंडम मोशन होता है। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जो कंडक्टर में रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उन रैंडम मोशन कारण करंट कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता है, ठीक है ना। रैंडम मोशन कारण कोई भी करंट इसमें नहीं होता है। इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि इसमें बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन का, इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, 0 है ना। हम कहते हैं कि वी एवरेज इज व्हाट, 0। और स्पीड 0 है क्या, स्पीड 0 नहीं है, स्पीड नॉन जीरो, स्पीड इसमें है और बहुत अच्छा खासा स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा। देखो तो डिस्टेंस तो देखो बहुत सारा डिस्टेंस है इसमें, तो स्पीड तो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो स्पीड इसमें है और बहुत अच्छी खासी इसमें स्पीड है, वी एवरेज 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जब एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा तब ना एक पार्टिकुलर एरिया क्रॉस करेगा, तब ना करंट होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है इसमें, 0 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करंट कैसे होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब जैसे आपने इसको देखा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। और ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या है जी, हायर पोटेंशियल है। और बैटरी पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। बैटरी वाला लेक्चर में लोग बहुत अच्छे से बैटरी पे चर्चा करेंगे। जस्ट बैटरी मैंने यहाँ पे इसलिए बोला कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया V का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, 0 और इस पॉइंट पे V, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V - 0 दैट इज V है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V है। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बन गया है ना, कंडक्टर के अक्रॉस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब बनता है तो हम कहते हैं क्या
कि V इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, E इंटू एल लिखते हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, VL होता है। मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या किया कि कंडक्टर के अक्रॉस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब सोचो कंडक्टर में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा जी, एक पार्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर है ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किधर मूव करेगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है मूव करने का, ठीक है ना, उसके अपोजिट में करंट हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मतलब करंट किधर है, राइट से लेफ्ट है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब इसमें अब करंट जो होगा इधर की तरफ फ्लो करेगा, और वो करंट क्या है, आई है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सपीरियंस करने लगे फोर्स, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पे करंट होगा। देखिए तो ऐसा नहीं कि जब इसमें लगा देंगे ना फोर्स, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले भटका हुआ था, ऐसे 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 जा रहा था, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो खूब मस्त ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सीधे सीधे ये लोग नहीं जा रहे हैं। देखो बात यह है कि यहाँ भी क्या है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अभी भी टकराव होगा, वापस आएगा, लेकिन जस्ट एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे नहीं आएगा, वो कुछ यूँ इस तरह का होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आएगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट होता, पोजीशन 2 इसका यहाँ पे है, तो थोड़ा सा क्या हुआ, पॉइंट ये था, पॉइंट 2 है, तो थोड़ा सा ये इधर की तरफ मूव कर गया, इधर की तरफ थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, मतलब वापस वहाँ पे नहीं आया। मतलब अभी भी रैंडम मोशन हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वी एवरेज क्या होगा, यहाँ पे वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा क्या, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आर हुआ, ठीक है ना। अब आर हुआ तो क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये टी टाइम में हुआ, यहाँ से गया, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इतना होने में कितना टाइम लिया, वो टी लिया, तो टोटल टाइम किया हुआ टी हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर हुआ, तो हम कह सकते हैं आर बाई टी क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कुछ आ गई, नॉन जीरो है, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा जी, स्पीड, तो स्पीड भी यहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, लेकिन स्पीड में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। स्पीड तो वही अच्छी खासी स्पीड रहेगी इसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक मस्त बेसिक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, और डाउट बन रहा है आपके मन में, अगर आ रहा होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर में क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और यहाँ पे मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने बना दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस बना के कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे नहीं होता है। देखिए हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम आराम से सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा हम लोग को कहानी नहीं रटना है, जो चीज़ें हैं टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ये कंडक्टर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ई नॉट, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट रखा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर पे जो चार्जेज हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इधर तरफ आ जाएंगे, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही थोड़ा सा चार्ज सेपरेट हुआ ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉइंट पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, और ये नेगेटिव चार्ज भी इस पर इधर की तरफ बना देगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग से इंड्यूस्ड हो गया, और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था जी, एक्सटर्नल वाला इधर की तरफ था, ई नॉट था, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए तो इस पर तो आते रहेगा, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ते रहेगा। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जब बढ़ रहा है ना, तो ई इंड्यूस्ड क्या हो रहा है, ये स्ट्रांग हो रहा है। ई इंड्यूस्ड क्या हो रहा है जी, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ये स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है ना। और ये उधर की तरफ क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज, क्योंकि ई नॉट फोर्स लगा रहा है, ई नॉट इधर तरफ फोर्स लगा रहा है, और इसको पता भी नहीं चल रहा है कि इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और हमारे ही पीछे कार्रवाई हो रही है ना। ये तो फोर्स लगा के उधर चार्ज लेके जा रहा है, लेकिन वो चार्ज ही इस ई नॉट को अपोज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इसमें अंदर में जो ई नेट आएगा, ई नेट जो आएगा ना, वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होगा, ठीक है।
ठीक है ना। और इतने चार्जेज इसमें हैं कि इतना इस पे इतना सारा चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाता है कि ई इंड्यूस जो होता है ना ई नोट के बराबर हो जाता है और ई नोट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुए और चार्ज यहाँ पे जमा होते जा रहे थे। जो जमा होने के कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बना दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है ना। तो ये चार्जेस जो जमा हो रहे थे कहीं जा रहे थे क्या, नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो सिस्टम था ना वो क्या था, अकेला सिस्टम था। और ऐसे सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टर था और इस आइसोलेटेड कंडक्टर होने के कारण क्या हुआ, चार्ज इसी पे जमा होते रहा, कहीं नहीं गया, और जिसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो हो गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है डेफिनेटली। ठीक है ना। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ है ना, तो इधर पॉजिटिव जाएगा और इधर नेगेटिव जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किधर तरफ मूव करता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है जी, हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे जो है ये कंडक्टर जो है ना आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे इसके साथ एक वायर जुड़ा हुआ है ना, वायर जुड़ा हुआ है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे जो चार्ज जमा हो सकता था वो जमा नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है और ये चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, एक तो ये चार्ज का बात हुआ कि चार्ज इधर तरफ आ जाए, तो यहाँ पे जमा ही नहीं हो रहा है। जब जमा ही नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ होगा ही नहीं। ई इंड्यूस्ड कितना होगा इसमें जी, जीरो होगा। ठीक है ना। तो हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ बना हुआ रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा बैटरी की अगर चर्चा करते हैं हम लोग, तो बैटरी करता है क्या है, तो बैटरी जो करता है ना, चार्ज को मूव कराता है। क्या करता है ये बैटरी, चार्ज को मूव कराता है। ठीक है ना। मतलब चार्ज को ये एनर्जी देता है, उसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। तो बैटरी जो करता है ना, एनर्जी देता है चार्ज को, चलो भाई तुम मूव करो। ठीक है। अब सोचो यहाँ पे अगर चार्ज है और यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी, E इंटू वी होगी, और यहाँ पे क्या होगी जी, जीरो होगी। तो हमेशा जो चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, है ना, पॉजिट्रॉन है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ही होगा तो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से इधर की तरफ जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे चला जाएगा। तो इसमें चार्ज जो है ना मोशन में है, चार्ज यहाँ पे जमा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ आई ना। ठीक है। यहाँ पे जीरो हो जाएगा एनर्जी इसका, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी इसका, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद बैटरी क्या करता है ना, अच्छा तुम्हारे पास जीरो एनर्जी है, चलो लो और एनर्जी इसको दिया, कितना एनर्जी दिया जी, ईवी दिया, फिर यहाँ पे चार्ज आया, फिर अपने आप वो जीरो पे चला गया, जीरो पे आया, फिर उसको ईवी एनर्जी दिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से अपने आप जीरो आ गया। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हायर एनर्जी पसंद नहीं है, क्योंकि हायर एनर्जी पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है जी, लो होती है। तो हमें पता है पहले से ही कि हायर एनर्जी पे रहना चार्ज पसंद नहीं करेगा, वो इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है ना हमेशा मोशन में है, इसलिए यहाँ पे जमा नहीं हो रहा, जमा नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड नहीं हो रहा, इंड्यूस्ड नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो हमने बात किया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, और ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पे, ये क्या था, ये नेचुरल सिचुएशन था। कोई कंडक्टर लिया था रूम टेम्परेचर पे, जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो थी और स्पीड जीरो नहीं थी। ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था क्या, नहीं किया था। ये क्या था, ये क्या था जी, विदाउट बैटरी था। ये वाला क्या था जी, विदाउट बैटरी था। और ये सिचुएशन क्या था, जब हमने बैटरी अप्लाई किया। बैटरी मतलब अप्लाई करने मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉन जो था वो ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट आ गया, मतलब ड्रिफ्ट कब होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो वी एवरेज जो आया है ना मेरा बाबू, वो कितना आया है, R/T आया है। ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो हालांकि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्यों करते हैं काम, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो स्पीड में कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, स्पीड तो वही है तकरीबन। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वी एवरेज जीरो है, और यहाँ पे वी एवरेज कुछ आया, इसलिए हम लोग करंट में जो हम लोग बात करते हैं स्पीड का नहीं बात करते, क्या बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करते हैं। क्योंकि करंट मिलता है कब, जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं। स्पीड तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले भी था और अभी भी है, लेकिन अभी अंतर क्या हुआ, इसमें एवरेज वेलोसिटी आ गई, और वही एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। और अगर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन करें तो स्पीड जो होगा बहुत ज़्यादा होगा
वेलोसिटी से। देखो तो स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, और वेलोसिटी में क्या आ रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वेलोसिटी से बहुत ही ज़्यादा होगा। ओके, मेरी बात समझ आई ना। तो चलिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन निकालते हैं क्या होता है, इस पर और थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस है, इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मैंने एक कंडक्टर ले लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से जो कि एक लाइन में है और लाइन में है, और सब की वेलोसिटी कितनी है जी, वीडी है। वीडी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। तो अजम्पशन ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लाइन में हैं, और सबके सब कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, वीडी से जा रहे हैं। तो अगर सबके सब वीडी से ही जा रहे हैं तो क्या टकराएंगे, क्या नहीं टकराएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो टकराएंगे नहीं, एकदम मस्त लाइन में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन में जा रहे हैं, है ना, लाइन में जा रहे हैं। अच्छा, रियलिटी में ऐसा कुछ है क्या, रियलिटी में ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई साहब धड़ाम धड़ाम ऐसे जा रहा है ना जी, थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस हो जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाया था। यहाँ से चला था धड़ाम 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 धड़ाम, यहाँ पे आया, फिर धड़ाम 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 यहाँ पे आया, फिर धड़ाम 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 यहाँ पे आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर फोर्स लग रहा है तो एक्सिलरेट भी हो रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट है। मतलब हो क्या रहा है, धड़ाम ऐसे हुआ, फिर धड़ाम, फिर ऐसे हुआ, फिर धड़ाम। तो ऐसे धड़ाम धड़ाम इस पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन नेट जो वेलोसिटी इसकी आ रही है, क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एजम्पशन है। तो हम लोग बोलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है जी, कांस्टेंट होती है। हमने ऐसे माना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमने ऐसा माना, ठीक है ना। और मानने से जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब एजम्पशन है, हम ऐसा तो होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि रियलिटी ये है, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसा मानने से हम लोग आगे की जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, जो रियलिटी के साथ जो रिलेट करते हैं, या फिर आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसमें हम देखते हैं, तो सारी चीज़ें सेट हो जाती है, सारी चीज़ें फिट बैठती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमने एजम्पशन लिया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बात कर रहा हूँ, है ना। तो फोर्स क्या होता है जी, क्यूवी होता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × -19, तो उसको ई बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो माइनस ई होता है, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई इंटू ई लिखा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, E/m आएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का दूरी, मतलब यहाँ पे धड़ाम हुआ, अब फिर थोड़ा दूर चला, फिर धड़ाम हुआ, ठीक है ना। तो जो थोड़ा दूर था ना, ये थोड़ा दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये थोड़ा जो दूर है इसके बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं, और इसका नाम देते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। हम लोग क्या नाम दें इसका, मीन फ्री पाथ देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टकराया धड़ाम, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या है, 2 मीटर है, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा हमने माना, ठीक है। अच्छा, टाइम देखते हैं, यहाँ पे लगा धड़ाम, फिर आराम किया थोड़ा सा 4 सेकंड, फिर धड़ाम, ठीक है ना। तो आराम कितने सेकंड तक किया जी, 4 सेकंड तक आराम किया, है ना। 4 सेकंड तक ये क्या किया, रिलैक्स किया, धड़ाम, फिर 4 सेकंड धड़ाम, ठीक है ना। वो क्या था, वो दूरी क्या था, मीन फ्री पाथ था, लैम्डा था, और इसके बीच जो टाइम आया था ना, 4 सेकंड तक आराम किया था, ठीक है ना। उस आराम के टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग टाउ से। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। इतने देर, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि टाउ इज द टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स, मतलब 2 कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से हुआ फिर दूसरा कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाउ लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया इलेक्ट्रॉन पे, एक्सीलरेशन निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम लैम्डा निकाल लेते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम क्या निकाल सकते हैं जी, S = UT + ½ t², क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं UT + ½ t² वाला, है ना। अरे बोलो तो ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, ठीक है, ½ t²। अब देखो, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को, रैंडम वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, रैंडम मोशन कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, रैंडम मोशन हमारे काम का है ही नहीं। रैंडम मोशन तो है लेकिन
करंट होता है क्या? नहीं। हम लोग सारी बातें वो कर रहे हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब वो मोशन में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इसका तो इनिशियली क्या था, वो रेस्ट पे था, तो हम लोग कहेंगे कि इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है ना। एक्सिलरेशन क्या है, इतना है, कितना, E/m है। m क्या है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा, और टाइम तो हमें पता है, टाउ, टी क्या है जी, टाउ है। तो हम निकाल सकते हैं कि लेमडा क्या होगा, तो ut पार्ट तो 0 हो गया, 0 इंटू टाउ, हाफ E/me इंटू टाउ स्क्वायर, ठीक है ना। ताऊ, ताऊ नहीं, ताऊ जी नहीं, टाउ। आई बात समझे ना, ये लेमडा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है जी, मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो जो गेन करता है, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, लेमडा बाई टाउ होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा के वैल्यू पुट करो, हाफ E/me टाउ स्क्वायर बाई टाउ, है ना। तो एक टाउ ने एक टाउ को मार दिया ना, एक ताऊ ने दूसरे ताऊ को मार दिया चलो ठीक है। तो Vd क्या आया मेरा बाबू, Vd आ गया E ताऊ जी बाई 2 MEg, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको और अच्छे से थोड़ा लिखना है तो इस स्टार को उड़ाता हूँ। बहुत आई तेरी यादें मगर इस बार ई, आप ऐसा करिए, E इंटू टाउ बाई 2me इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और यहाँ पे हमें पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली ये ड्रिफ्ट कब हुआ, कब हुआ ड्रिफ्ट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये वाला है कि नहीं। और हम लोग कहते हैं कि Vd इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, ठीक है ना। वेयर म्यू इज, म्यू क्या बोलेंगे जी हम लोग, म्यू इज E टाउ बाई 2me, ठीक है ना। और इस म्यू को भी एक टर्म देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोबिलिटी। कौन सा लिटी जी, मोबिलिटी, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। ये जो मोबिलिटी है ना, कंप्लीटली क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कंडक्टर का। कंडक्टर का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे इसके एटम्स लैटिस हैं, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ, टाउ भी तो उस पर डिपेंड करेगा। और एक बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो म्यू जो है कंप्लीटली कंडक्टर का, ये क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टाउ वगैरह में चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, अगर हम लोग मान लीजिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया तो टाउ भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हम कहेंगे म्यू इज कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सब कुल मिला के क्या है, कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और Vd की बात करें तो Vd डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है और म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो तो बाहर से आया ना, बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करते हो उस हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो मोबिलिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। और मोबिलिटी को आपको ये जो यूज़ होगा ना, ये आएगा आपको सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको फिर से देखने को मिलेंगी कि क्या क्या इसमें रियलिटी में हो रहा है, मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है, एजम्पशन है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा मोबिलिटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो मोबिलिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मोबिलिटी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, Vd/E हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि ये नई क्वांटिटी इसलिए हमें इसका यूनिट डायमेंशन नेचर भी देखना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा जी, तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर बाई सेकंड और डिवाइडेड बाई न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, तो ऊपर में कूलम चला जाएगा, ठीक है ना, बाय न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर डायमेंशन देखेंगे मोबिलिटी का, तो मोबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा मेरा बाबू, तो डायमेंशन हो जाएगा इसका Vd, तो क्या होता है
वी टी होता है एल टी माइनस वन, है ना, ये तो वेलोसिटी ही ना, एल टी माइनस वन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, है ना, तो एम एल टी माइनस टू बाई आई टी बाई आई इंटू टी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मैंने लिख दिया, और ये आई टी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, आई टी डिवाइडेड बाई एम एल टी माइनस टू। तो आप सॉल्व कर लीजिए, एल एल कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो डायमेंशन होगा एम टू द पावर माइनस वन टी स्क्वायर आई। ठीक है, ये क्या होगा, टी माइनस वन है ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस वन टी कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो गया, तो सो दिस इज व्हाट डायमेंशन। ठीक है ना, और इसका नेचर क्या होगा, स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा, तो ये क्या है, स्केलर है। ठीक है ना, ये क्या है जी, स्केलर है। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोह मतलब क्या होता है, मोह मतलब मोह माया, है ना मोह मतलब मोह माया नहीं, मोह मतलब क्या, मोशन, है ना, क्या मूव करना, है ना, और एबिलिटी मतलब एबिलिटी। ठीक है ना, मोशन में आने मतलब मूव करने की जो एबिलिटी कहलाती है वो क्या कहलाती, मोबिलिटी। ठीक है ना, कहने होता है कि म्यू जब ज़्यादा होगा तो उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है मूव करने की, म्यू कम होगा तो उसके पास एबिलिटी क्या है, कम है मूव करने की। ठीक है, आई बात समझे ना। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यूनिट डायमेंशन नेचर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि है तो ये क्या, वेलोसिटी ही है ना। और एक चीज़ मैं आपको और एक एडिशनल चीज़ बताऊंगा, देखिए बड़ा ही कन्फ्यूजन है और सब में कन्फ्यूजन रहता है, सब लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ किताबों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लिखा रहता है ई टाउ बाई एम ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहता है। ठीक है ना, और हम लोगों ने क्या निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई टू एम ई, मतलब हम लोगों में क्या फ़र्क पड़ा जी, एक टू एडिशनल नीचे में आ गया। ठीक है ना, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए हमारा क्या था, अजम्पशन था, और ख़तरनाक तरीके का अजम्पशन है। ठीक है ना, मतलब इसमें कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमने एक सिंपलेस्ट अजम्पशन देखा है। ठीक है ना, कि सारे लाइन में चल रहे हैं और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी करने से आता है। इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से एज्यूम किया और थोड़ा सा उन लोगों ने क्या किया, वेरिएबल मान लिया u प्लस ए टी किया, तो u जीरो करके, और a तो क्या होता है, a तो यही है ना, a ये होता है। ठीक है ना, तो a इंटू टी कर दिया, ई बाई एम ई इंटू टी कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है, तो हम लोग में फ़र्क क्या आया कि इसमें एक नीचे में 2 से डिवाइड हो गया और इसमें 2 से डिवाइड इसमें नहीं, हम लोग का 0.5 टाइम्स आ गया इसका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जबकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो एग्जैक्टली हम लोग का सेम वैल्यू नहीं आएगा। मतलब जो ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ई टी बाई एम ई, इसमें फ़र्क तो यही है ना कि इसमें ई टी बाई एम ई है और इसमें क्या है जी, ई टी बाई टू एम ई है। तो जबकि अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आ सकता है, सारा का सारा क्या है, अजम्पशन है, और दोनों सही है। ठीक है ना, और ज़्यादातर हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ये अच्छी अच्छी किताबों में यही लिखा हुआ है, एच वर्मा सर ने भी यही लिखा है। ठीक है ना, और हालांकि ऐसा नहीं कि इन्होंने सही लिख दिया और इन्होंने गलत लिख दिया, दोनों ने क्या है, सही है, दोनों का दोनों क्या है जी, सही है, अजम्पशन है ये। ठीक है ना, हमें मतलब क्या रहना चाहिए, तो हमें मतलब ये रहना चाहिए कि दोनों किताबें, दोनों ऑथर क्या कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नहीं है। ये रिलेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाउ का रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉन्स्टेंट के लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग को बस ये ध्यान देना है कि प्रोपोर्शनलिटी वाला दोनों रिलेशन सही है कि नहीं, तो वो सही है। बाकी इसमें 0.5 टाइम्स आ गया है इसका, तो उसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना है कि ये गलत है और ये सही है, फिर ये गलत है ये सही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। हम लोगों ने कांस्टेंट वेलोसिटी माना है और डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। इसको आप छापिए। तो अब हम लोग करंट का कैलकुलेशन करेंगे और करंट का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग करंट को हम लोग जे के साथ रिलेट करेंगे और जे ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन में आएगा। देखिए कैसे आएगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लाइन में घूम रहे हैं इधर की तरफ, और सबकी वेलोसिटी क्या है जी, वी डी ही है। सबका क्या है, कितने वेलोसिटी जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज़ इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, है ना। फ्री चार्ज कैरियर्स मैंने बोला, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है ना।
ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं एन इज व्हाट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारा एम क्या है, करंट निकालना। अब करंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, डी क्यू बाई डी टी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं निकालूंगा डी क्यू डी टी टाइम में, मतलब डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब डी टी टाइम में कितना चार्ज पास किया, दैट विल बी अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। किसको पास किया जी, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जैसा कि हमने आपको बताया है शुरू से ही कि कितना चार्ज पास करता है, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, बेसिक चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ठीक है ना, सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को डी टी टाइम में कितना चार्ज पास किया, ठीक है ना। तो डी टी टाइम में एक जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, वो डी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी है, वी डी है, ठीक है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा जी, वी डी इंटू डी टी होगा, ठीक है ना। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कहाँ पे चला जाएगा, मान लीजिए कि इनिशियली ये लोग जो है ना, ये लोग यहाँ पे थे, ये लोग यहाँ पे थे, ठीक है ना, ऐसे इसको क्रॉस कर रहे थे, जस्ट इसी पे थे, ठीक है। और इन लोग वी डी इंटू डी टी ट्रैवल कर गए, ठीक है ना, वी डी इंटू डी टी ट्रैवल किए, मतलब ये यहाँ पे आ गए, ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सब ऐसे आ गए, ठीक है, वी डी इंटू डी टी। तो हमें तो क्या निकालना है कि एक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है ना, डी टी टाइम में कितना चार्ज पास किए, ठीक है ना। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डी टी टाइम में कितने चार्ज पास किए, क्या ये वही चार्ज है जो यहाँ पे मौजूद है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके चार्ज पास हुआ, तो डी टी टाइम में ये वाले चार्ज क्या होंगे, यहाँ पे आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसके पीछे भी तो लाइन लगी है चार्जेस की, इसके पीछे भी तो लाइन से खड़े हुए हैं चार्ज। मैंने तो बोला कि सारे चार्जेस क्या हैं, क्यूब में चल रहे हैं, एकदम लाइन में चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए होंगे तो ये वाले उठ के इसमें आ गए होंगे, मतलब ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इस वॉल्यूम में जितने चार्जेस घुसे हुए हैं वो सारे के सारे कितने टाइम में क्रॉस किए हैं, डी टी टाइम में, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया डी टी टाइम में, तो इसके पीछे वाले मतलब ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम भरा हुआ है, ये सारे के सारे चार्जेस इस एरिया को क्रॉस किए हैं, और कितने टाइम में क्रॉस किए हैं, डी टी टाइम में क्रॉस किए हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, इस वॉल्यूम को निकाल लूँगा, ये वॉल्यूम कितना है, और मुझे पता है कि एन है, एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज है एक यूनिट वॉल्यूम में, तो इस इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मेरा एम क्या है, डी क्यू निकालना, मेरा एम क्या है जी, डी क्यू निकालना। और डी क्यू क्या होता है, मैंने पढ़ा है कि क्यू इज वॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एन ही होता है ना। तो मेरा एम है एक्चुअली में कैपिटल एन निकालना, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम निकालना है, और फिर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, फिर डी टी से डिवाइड करेंगे तो करंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे करते पहले हम लोग एन निकालते हैं, ठीक है, कैपिटल एन। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा जी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा, इसका लेंथ वी डी डी टी आया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो मैं कह सकता हूँ वी डी डी टी इंटू ए इज वॉट वॉल्यूम, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टोटल वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं वी डी डी टी ए इंटू एन, दिस इज वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पास कर गए। जब इतने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं तो कितना चार्ज आया है, तो चार्ज इज व्हाट, एन ई, चार्ज इज व्हाट, एन ई, एन इंटू ई। तो हम कह सकते हैं वी डी डी टी ए एन इंटू ई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये डी क्यू निकल गया, ठीक है। अब डी क्यू को आप डी टी से डिवाइड कर लीजिए, या फिर कह लीजिए कि डी टी को मैं इधर लेके आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी डी ए एन इंटू ई बचेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट जी, करंट। ये हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। चलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि करंट इज एन ई ए वी डी, करंट इज व्हाट, एन ई ए वी डी। मतलब अगर कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, ठीक है, और उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब देखो बोलो कि सर करंट तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वी वगैरह होता है ना, वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है ना। तो वोल्टेज इसमें है, ये वी डी कहाँ से आया था,
वोल्टेज अप्लाई करने से तो आया था ना, वोल्टेज अप्लाई किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो वी डी आया है। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रहा है, ठीक है ना। हम लोग कुछ ज़्यादा ही बेसिक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ओम्स लॉ में जाएंगे, तब आपको डेफिनेटली मिलेगा कि आई इक्वल्स टू क्या होता है जी, वी बाई आर होता है। डेफिनेटली यहाँ पे वी डी को हम लोग हटाएंगे और वी डी को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, क्योंकि वी डी को हमें लिखना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ई इक्वल्स टू वी बाई एल कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि करंट और एरिया से आप इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ई वी डी आएगा ना, ठीक है ना, एन ई वी डी आएगा। और आई वे एरिया क्या होता है, तो आई वे एरिया होता है जे, तो जे इज व्हाट, एन ई वी डी। दिस इज व्हाट करंट डेंसिटी, और ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों में हम लोगों ने रिलेशन लेके आ गए हम लोग। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ इसको हम लोग अगर वेक्टर में लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिया है ना, पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम लोग किसका डायरेक्शन ले रहे हैं, हम लोग प्रोटॉन का डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग। हालांकि डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि जिधर तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। तो दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ का एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है, और ये क्रॉस सेक्शनल, ये इसको A1 ले लीजिए और इसको ले लीजिए A2, और इसमें ना करंट फ्लो कर रहा है I। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो मैंने बोला कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो V1 से क्रॉस कर रहा है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है कितने से, V2 से, ठीक है। तो आप V1 और V2 में रिलेशन बताइए कौन ज़्यादा होगा, V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा, ठीक है। आपको आंसर पता चला, क्या बड़ा होगा जी, V2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, आप कर सकते हैं, देखो तो करंट सेम है, अगर करंट तो सेम ही होगा ना, ठीक है ना। करंट अगर सेम है, मैंने बोला कि पूरे कंडक्टर में क्या है, करंट सेम है, तो करंट को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो करंट को कांस्टेंट लेंगे तो वी टी क्या आएगा, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। वी टी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, वी टी क्या हो जाएगा, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जहाँ पे एरिया छोटा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा, है ना। अब कहने का मतलब ये है ना कि इसको आप पानी का जो फ्लो होता है ना, पानी का फ्लो से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th पढ़ा ना, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, है ना। जहाँ पे एरिया छोटा वहाँ पे वेलोसिटी क्या, ज़्यादा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी वो पानी के फ्लो जैसा ही है। जब पाइप में आप पानी मारते हो और होली खेलते हो तो दूर तक पानी मारना रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, दबा देते हैं, पिचकारी मार देते हैं ना। जब दबाते हैं तो पानी क्या होता है, दूर तक जाता है कि नहीं। दबाने का मतलब क्या हो, उसके मुंह को बंद किया, दबाया आपने, इसका तो जो मुंह उसका उतना था तो उसको अपने पतला कर दिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या कर दिया, पतला किया। तो पतला करते तो पानी क्या होता है, बहुत स्पीड में निकलता है कि नहीं, एकदम धर्र निकलता है ना, तो बहुत दूर तक जाता है। आई बात समझना। तो दबाने से क्या होता है, पानी की स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहने मतलब यहाँ पे दबा के हमने एरिया को छोटा कर दिया, तो यहाँ पे एरिया को छोटा किया तो पानी क्या होगा, स्पीड में जा रहा है। तो वही यहाँ पे पानी का फ्लो है, यहाँ है ना, वहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ते हैं जी, पानी का फ्लो पढ़ते हैं, और यहाँ पे किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी 10 इलेक्ट्रॉन घुसेगा। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तभी तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ा सा जगह है 10 इलेक्ट्रॉन घुसने के लिए, यहाँ पे छोटा सा जगह है 10 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए यहाँ से। तो यहाँ से तो भाई साहब जल्दी जल्दी निकलना, भाई जल्दी चलो, क्योंकि पतला सा जगह है, यहाँ तो आराम से घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा यहाँ पे बहुत फास्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, सिंपल, ठीक है ना। तो यही है अपना क्या क्या, आई एन ई ए वी डी, जे एन ई वी डी, और क्या पढ़ा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़ा, म्यू इंटू ई, जहाँ की म्यू क्या था जी हम लोग का, ई टाउ बाई 2 me, ठीक है ना। एम क्या, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम लोग एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, और वो है एन क्या, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक पार्टिकुलर कंडक्टर में, ठीक है ना, जैसे मान लो आयरन का ले लिया, कॉपर का ले लिया, है ना। तो अगर हम लोग पार्टिकुलर कंडक्टर निकाल रहे हैं, पार्टिकुलर कंडक्टर का बात करें अगर हम लोग, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं
ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए इस एन का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। मैंने कंडक्टर का मास m ले लिया, रो उसका क्या ले लिया, डेंसिटी ले लिया। तो हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी, ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। हमारा m ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में, और फिर कंडक्टर का वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता है v, मतलब m बाई रो से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और हम लोग ले लेते हैं कि कैपिटल M जो है मोलिकुलर मास ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर का मोलिकुलर मास क्या है जी, कैपिटल M है। तो हम लोग मोल क्या लिख सकते हैं, मोल तो मास बाई क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास लिखेंगे, ठीक है ना। मास बाई मोलिकुलर मास लिखा, दिस इज व्हाट, इसको डिनोट कर दीजिए म्यू से, दिस इज व्हाट मोल, ठीक है ना। हमारे पास मोल आ गया, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इंटू Na होता है ना। मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो मोल तो m है, m बाई कैपिटल M इंटू Na, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता चल गया, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में x फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। लेट x इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, है ना। एक मॉलिक्यूल में x क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना, x इंटू दिस। हमारा एक से एक मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो हम लिख सकते हैं x इंटू m बाई कैपिटल M इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें क्या निकालना है जी, स्मॉल n निकालना है। एंड व्हाट इज ए स्मॉल n, स्मॉल इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना। तो कर दीजिए x m बाई कैपिटल M इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाई कितना, वॉल्यूम क्या है, मास बाई डेंसिटी है, m बाई डेंसिटी, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x m Na बाई कैपिटल M इंटू डेंसिटी बाई स्मॉल m। स्मॉल m ने स्मॉल m को मारा, ठीक है। तो हमारा जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा रो Na x बाई कैपिटल M, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आया, रो Na बाई कैपिटल M। x क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और n क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड x इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो अब किस चीज़ का बना हुआ है कंडक्टर, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में तुम निकाल ही सकते हैं कितना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग ये n निकाले। तो टोटल हमने कितने फॉर्मूला पढ़े आज, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था जी, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I बाई ए। उसके बाद हमने प्रूफ किया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद क्या प्रूफ किया, करंट, तीसरा फॉर्मूला। उसके बाद क्या प्रूफ किया, J इक्वल्स टू NEVT, जो रिलेशन बताया, ठीक है ना। और एक और हम लोग मान सकते हैं क्या, मोबिलिटी, और एक ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल बेसिक था और बहुत सारे एजम्पशंस के साथ ये लेक्चर क्या था, भरा हुआ था। प्रूफ्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रूफ्स थे, तो प्रूफ का बार बार लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूलाज को तो आप रट ही लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप फॉर्मूला कॉपी भी अभी से बनाना स्टार्ट, ज़्यादा लोड ना पड़े कि हमें फॉर्मूला कॉपी बनाना है। और हमने देखा कि 5 से 6 फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है। तो फॉर्मूलाज को आप एक साथ अगर लिखे रहेंगे ना, तो ये जो कंप्लीट जो लेक्चर है ये आपको 5 लाइन का लेक्चर दिखेगा। और आप फॉर्मूला एक साथ नहीं लिखेंगे तो आपको लेक्चर बहुत लंबा दिखेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज का प्रूफ आपको 3-4 पेज में मिलने वाला है कि ये कहाँ है, ये क्या है, ये क्या है। तो अपने दिमाग पे क्या होगा, बर्डन हो जाएगा। और एक जगह लिखा रहेगा तो कन्फाइंड लगेगा कि ओ सर ने तो यार ये 5 फॉर्मूला पढ़ाया है। तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि सारे चैप्टर्स का
आप फॉर्मूलाज कॉपी एक अलग से बनाइए, और ये चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप अभी से इसका बनाइए, बाद के लिए आप इसको मत छोड़िए। तो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और इस पर आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे मुलाकात करिए और अपना डाउट पूछिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।